सभी फैक्टरों का फैक्टर केवल एक फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर। क्या है ये इकोनॉमिक फैक्टर? आज दुनिया की हर एक्टिविटी इकोनॉमी फैक्टर के आधार पर चेंज हो जाती है। तो आज थोड़ा सा तय में जानेंगे और अपने दिमाग की समस्या का समाधान करने की ओर हम अग्रसर होंगे। साथियों, इकोनॉमिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसने इस धरती पे जो भी एक्टिविटी हो रही है हर एक्टिविटी को दशा और दिशा देने का बहुत बड़ा काम किया है और ये आज भी लगातार हो रहा है। सब कुछ आज इकोनॉमी के आधार पर चलता है। तो शुरू करते हैं। मानवीय सभ्यता जब अस्तित्व में आई, सिंधु सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक सभ्यता के दो पार्ट करते हैं, वैदिक और उसके उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल में बात करें तो एक जन हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। शरीर से हष्टपुष्ट, जो ज़्यादा कुशल और कौशल जिसमें है, शरीर से हष्टपुष्ट है, वह राजा बनेगा। राजा को दैनिक के लिए उनके पास कुछ नहीं, तो राजा केवल उन्हीं व्यक्तियों को अपना सेनापति चुनेगा जो उसके संबंधी हैं। राजा केवल उसी व्यक्ति को पुरोहित चुनेगा जो उसके संबंधी हैं। राजा केवल उसी व्यक्ति को अपने न्यायाधीश चुनेगा, अपने जन के जो सदस्य हैं उनके न्याय करने के लिए, जो उसके सगे संबंधी हैं। प्रक्रिया बढ़ती चली गई। ये 1500 BC की बात हो रही है। जिस प्रकार से ये प्रोसेस आगे बढ़ा, 1000 BC के पास लोग लोहे के संपर्क में आते हैं। सभी जन, जो एक जन समूह था, लोहे के संपर्क में आए। लोगों ने लोहे का उपयोग सर्वप्रथम हथियार बनाना उसके साथ प्रारंभ किया, फिर उसके साथ संघर्ष किया, एक दूसरे पर आक्रमण किया। दिमाग का और विस्तार हुआ। लोगों ने 820 BC के पास लोहे का उपयोग औजार बनाने में करने लगे। जिस तरीके से औजार बने इस धरती पर, तो ये वह समय था जो मानवीय क्रांति का, मानवीय विस्तार का, आर्थिक विस्तार का पहला चरण था। इधर भारत में उत्तर वैदिक काल में लोहे का आगमन शुरू हुआ पूरी दुनिया में। यहाँ से और जगह से प्रसार हुआ, आदान प्रदान लोगों का हुआ। रोमन साम्राज्य में भी इसी समय लोहे के साथ लोग संपर्क में हैं। जैसे ही इसके औजार बनने लगे, इन औजारों के दम पर लोगों ने खेती की, अधिशेष बढ़ने लगा। ये अधिशेष शब्द बड़ा ही घातक शब्द है और बड़ा ही मूल्यवान शब्द है। इस अधिशेष ने व्यक्तियों के पास धन जमा करने की, संग्रहण करने की प्रवृत्ति आगे बढ़ाई। सीधी बात है भाई, आप 500 कमा रहे हो, 100 खा रहे हो, 400 रुपये जो अतिरिक्त रुपये आएंगे वो आपका संग्रहण होगा। अब राजा के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, न्यायाधीश, पुरोहित, सैनिक, अब वे सगे संबंधी न रहकर अब वेतनभोगी होने लगे। राजाओं को उपहार मिलने लगे। अब यहीं से शुरुआत होती है आर्थिक फैक्टर की। दोस्तों, ये वह समय था जब राजाओं के जो सगे संबंधी वेतनभोगी होने लगे। अब यहीं से जो वेतन की व्यवस्था होती है, यहाँ से अब सब कुछ चीज़ बदलने लगी। सगे संबंधी अगर योग्य नहीं है तो वेतन के दम पर योग्य सैनिक, योग्य न्यायाधीश अलग से चुने जाएंगे। अब योग्यता का दौर आने लगा, योग्यता खरीदी जाने लगी। एक मायने में देखें तो ये अस्तित्व की एक मांग भी है। एक मायने में ये देखें तो एक प्रकार से ये सगे संबंधों को नियंत्रित करने का एक आगामी कदम भी है। अब देखते हैं जो भी है, लेकिन इसकी तय हमने जानी, हमें अच्छा लगा किस तरीके से आज आर्थिक फैक्टर इस दुनिया को प्रभावित कर रहा है। किस चीज़ को आर्थिक फैक्टर ने प्रभावित नहीं किया। लोगों ने इस आर्थिक फैक्टर के चलते पूरा मानसून सिस्टम चेंज कर दिया, पूरा पर्यावरणीय सिस्टम चेंज कर दिया। पर्यावरणीय सिस्टम चेंज होने से अनेकों असंख्य बीमारियों ने जन्म लिया। एक तरफ समृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ बीमारी भी तो आ रही है ना। इस आर्थिक फैक्टर ने लोगों की खान पान, पहनावा इत्यादि संस्कृति को प्रभावित किया। क्या हम समझ सकते थे कि इस आर्थिक फैक्टर अगर ये हमारे जीवन में नहीं आता तो जो समोसे बनाने की कला है विदेशियों की, किस लालच से वो इधर आते और वो समोसे बनाने की कला इधर आती, कुर्ता पहनने की जो कला है वो किस लालच से यहाँ आते और वो किस तरीके से यहाँ पहुँच पाती। ये एक ऐसा फैक्टर है जिस तरीके से हम एक बैलून में होली के तौर पर जिस तरीके से हम कलर को पंच करते हैं, उसमें रंग डालते हैं, इसी प्रकार से जो फैक्टर है ये किसी भी चीज़ का विस्तार कर सकता है, किसी भी चीज़ को संकुचित कर सकता है। जिस तरीके से बैलून में पानी गया, ठीक है, लेकिन जो पानी हम ग्लास में से निकाला वो पानी हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ, संकुचित हुआ, तो कहीं का संकुचन, कहीं का विस्तार बन रहा है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही ओझलता से परे है, ओझलता से रहित है, बिल्कुल क्लियरिटी है। यही है फैक्टर जो सब कुछ चेंज कर रहा है। इस फैक्टर ने दुनिया का इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया। इस धरती पे अनायास अनगिनत समय बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी ने लोगों की जनसंख्या को तबाह करके रख दिया। लेकिन व्यक्तियों ने इन प्राकृतिक घटनाओं पर, प्राकृतिक आपदाओं पर भी नियंत्रण पाने का बहुत बड़ा काम किया। बात हम जापान की करें, जापान में देखें, वहाँ पर 6.1, 6.2 रेक्टर का अगर भूकंप आता है तो वहाँ असर भी नहीं पड़ता लोगों पर। इसका कारण है कि उनकी आर्थिक शक्ति ने प्रकृति पर नियंत्रण पा लिया है। ये मानव का अधिशेष इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्या ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा। वहीं अगर ये 6.1, 6.2 तक का अगर सबसे निम्न श्रेणी का भूकंप अगर ये भारत में आए, ये उत्तरी मैदान में अगर आता है तो ये बहुत तबाही का कारण बन सकता है कि नहीं। तो इकोनॉमिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है कि जो सब कुछ परिवर्तित कर रहा है, सब कुछ परिवर्तित कर रहा है। लेकिन इस फैक्टर को समझना एक इंसानी कर्तव्यों में से सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ये बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है, लेकिन इतनी हद तक इंसान की भावनाओं को चेंज नहीं कर सकता जितनी हद तक कि एक इंसान को करनी नहीं चाहिए। इंसान एक भावनाओं का पुतला है, इंसान विचारों का एक संग्रह है। पल प्रतिपल इसमें विचार का आदान प्रदान होता है और ये होता रहेगा। इन आदान प्रदानों विचार के जो आवागमन है, इसी के बल पर हमारा मानवीय विकास यहाँ तक तय हुआ है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में इस इकोनॉमिक फैक्टर का और बेस और ये बूस्टअप होगा, बेस बढ़ेगा। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं इस समय। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन पार, चीन की अर्थव्यवस्था 17 ट्रिलियन पार, रूस की अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन, भारत की अर्थव्यवस्था नियर अबाउट 3 ट्रिलियन। ये इकोनॉमिक फैक्टर ये बढ़ता रहेगा। इकोनॉमिक फैक्टर के बढ़ने का कारण क्या है कि इंसान के पास दो चीज़ें,
इंसान के पास सॉरी एक चीज़ है, वो है मस्तिष्क। इस मस्तिष्क से प्रोडक्शन होता है। एक प्रकृति के सहारे इस भूमि से किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। गेहूँ लगाते हैं, गेहूँ का उत्पादन बढ़ता है। धान लगाते हैं, धान का उत्पादन बढ़ता है। 10 किलो गेहूँ 10 कुंटल में बदल गया, मान के चलिएगा। किसने बदला? प्रकृति ने बदला, पर्यावरणीय संयोग से ये सब बदला। और दूसरा कि मानव सेवा देते हैं। एक व्यक्ति है, एरोप्लेन चला रहा है, एरोप्लेन वो 100 प्लस लोगों को ट्रैवल करा रहा है, सेवा दे रहा है। तो कहने का मतलब है जिस देश में ज़्यादा नागरिक हैं, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या की लाभांश है। तो इस प्रोडक्शन एक तरफ राइट हैंड में जितना प्रोडक्शन होता रहेगा, उतने सभी लोगों को, सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक मुद्रा का अंकन करना होता है, जिससे कि इस प्रोडक्शन को खरीदा जा सके। ये प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। अभी वायुयान में 120-140 यात्री चलते हैं, छोटे वाले में 45-40 के तकरीबन आदमी चलते हैं। आने वाले समय में 1000 चलेंगे और उससे ज़्यादा आने वाले समय में पूरे जहाज उड़ा करेंगे, बहुत बहुत बड़े हवाई जहाज चलेंगे। तो कहने का मतलब है ये हमारी मानसिक प्रगति जिस तरीके से होती रहेगी, उस तरीके से ये पैसा बनना, ये कागज़ को पैसा कर देना, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मस्तिष्क है, अब इस मस्तिष्क को काम रखना ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इस प्रोडक्शन को बढ़ाना ये पब्लिक की जिम्मेदारी है। और इस इकोनॉमिक फैक्टर को बढ़ाना ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात यहाँ आकर टिक जाती है कि किस तरीके से इस बढ़ती हुई जनसंख्या को इन सीमित संसाधनों के साथ किस तरीके से खुशियाँ दें, किस तरीके से विकास करें। ये मानवीय मस्तिष्क की सबसे बड़ी चुनौतियों में से आज एक है। कोई मस्तिष्क इतना अधिक से उत्पादन कर लेता है, इतना अधिक से उत्पादन कर लेता है कि वो चाहे तो देश के देश खरीद ले। मैं हाँ जी बात कर रहा हूँ इस समय अडानी जी की, इस समय मैं बात कर रहा हूँ सारों में बिल गेट्स जी की, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी जी की। या इनकी मस्तिष्कों ने इतना प्रोडक्शन कर दिया, इतना प्रोडक्शन कर दिया कि चाहे तो छोटे मोटे देश अपने अलग बसा सकते हैं। रतन टाटा जी की बात कर रहा हूँ। रतन टाटा जी जो बंदा 103 ट्रिलियन को डोनेट कर सकता है, 98 ट्रिलियन अडानी जी, 92 ट्रिलियन मुकेश अंबानी जी, बिल गेट्स, बिल एंड ब्रेंडा गेट्स फाउंडेशन इनका चल रहा है। या ये एक मस्तिष्क वास्तव में करिश्माई मस्तिष्क है। ये इंसान को उसके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की बदौलत इंसान को दूसरे लोगों से अलग नहीं करता, लेकिन दूसरों के साथ रहने भी नहीं देता तुलना में। बहुत इंसान का कुछ नहीं बढ़ता, इंसान जैसा आया है सब वैसे ही आए हैं, लेकिन इंसान इस अतिरिक्त प्रोडक्शन की खातिर सब कुछ बन जाता है यार, सब कुछ हो जाता है। जीवन का हर फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर, मैंने इन द सेंस ऑफ स्टार्टिंग आई सेड दैट सब कुछ बदलता है यार, सब कुछ बदलता है। लेकिन इस इकोनॉमिक फैक्टर की फैक्ट्री में अपने इमोशंस को काम रखना, अपने जो फंडामेंटल इमोशंस उन पर विजय पाना, उन पर बने रहना, अड़िग रहना, ये इंसानी सभ्यता है, इंसानी संस्कृति है, इंसानी संस्कृति, सॉरी मैं गलती चाहूँगा, ये इंसानी संस्कृति अपने मूल पे बने रहना और इस अतिरिक्त प्रोडक्शन का उत्पादन करना, ये इंसानी सभ्यता है। संस्कृति मानवीय संस्कारों का उच्च मूल्य है, सभ्यता मानवीय भौतिक जगत का उच्च से उच्चतम शिखर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक चंद सा विचार मेरे मस्तिष्क में उठा, क्या समस्या है, वो मैंने इन विचारों को सर्कुलेट किया और समस्या को फेंक के मार दिया। मैं फ्री हो गया। आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि शायद समस्या कुछ नहीं, बस देखना है, दर्शन करना है और समाधान इंसान होना ही समाधान है, कोई और समाधान नहीं। जय हिंद, जय भारत।